देखिए फिलहाल एक बहुत बड़ा जो 2025 का सवाल है कि 25 में कौन चेहरा, तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मेरे इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी, इन सब ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि हमारा चेहरा बिहार में 2025 में नीतीश ही होंगे। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पद से मेरी रुचि समाप्त हो गई सीएम बनने की, लेकिन फिर भी बने। अब बने तो बनले रह गए। फिर 2020 में उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में समझ में नहीं आया कि कौन दोस्त कौन दुश्मन है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस पद पे बैठे रहने का। ललन सिंह भी बीच में एक बार खुश हुए थे, ढेर लोगों का इच्छा रहता है। अशोक चौधरी भी बड़े महत्वाकांक्षी मैं जानता हूँ, जब कांग्रेस में थे तभी उनकी महत्वाकांक्षा थी कि एक बार सर्वोच्च पद पर चढ़े, पढ़े लिखा हूँ, मैं दलित हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था, मुझे याद है, वो भी बिहार को लीड करना चाहते हैं कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो किया, मैंने शासन किया तो मैंने लूट फसूट कर दी, मेरे यहाँ जंगल राज था, मैं शराबबंदी लागू की, फ्लॉप कर गया, ये वो नहीं लेकर आ रहे हैं। वो एक प्योर टैक्टिशियन के तौर पर बिहार आ रहे हैं, पॉलिटिकल टैक्टिशियन के तौर पर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा परफेक्ट रहा है। एजुकेशनल जो होता है वो वर्ग नहीं पहुंच पाता। हाँ, वो नहीं पहुंच पा रहा है। 2020 में पहुंचा था कुछ हद तक, शायद इसमें वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। नौकरियों को लेकर जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे में बहुत हद तक मैं कहूँगा कि एक बड़ा वर्ग फंसा था उस जाल में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। विधानसभा चुनाव है और इसके लिए सीएम की तलाश है। जी हां, सीएम हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर बिहार के राजधानी पटना में घूम रहा है, लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उनका विकल्प कोई और होगा? इसकी चर्चा कई महीनों से चल रही है बिहार के राजनीति में कि नीतीश का विकल्प ढूंढा जा रहा है। नीतीश का विकल्प कौन हो सकता है बिहार में? कई चेहरे हैं, कई चेहरों की तलाशी की जा रही है और कई ऐसे चेहरे जो बिहार में अपना नाम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई चेहरों ने अपने नाम स्थापित भी लगभग कर लिए हैं। लेकिन क्या वो नीतीश का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश का विकल्प कौन हो सकता है? क्या वाकई में नीतीश कोई ऐसा विकल्प अपना छोड़ना चाहते हैं? आज का पंचनामा हमारा इसी पर आधारित है। चीड़-फाड़ करवाएंगे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से कि सर गेम चेंजर है ये 4 युवा। 2025 में इनमें से एक छीनेगा नीतीश की कुर्सी। कौन नीतीश की कुर्सी छीनना चाहेगा? कौन चाहता है कि नीतीश की कुर्सी पर अब हम काबिज हो जाए? तो ये सवाल गलत है। कौन नहीं नीतीश की कुर्सी छीनना चाहता है? ये अलग बात है कि किसी का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। दाव कोई पहले ट्राई करके हार चुका है, कोई एक बार गिरा है ट्राई करके, वो अब चुप है, लेकिन वो प्रयास फिर करेगा। कोई इस मजबूरी में चुप है कि फिर नीतीश कहीं साथ मत आ जाए। तो सभी की अपनी संभावनाएं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार बस ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हमारा ही राज होगा। तो इस चक्कर में उन्होंने बिछा रखा है अपना जाल। तो जितने लोग हैं बिहार की राजनीति में, जितने महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी, वो सब नीतीश के इर्द गिर्द ही हैं। नीतीश स्वेच्छा से किसी को बनाने तो जा नहीं रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है। पिछले 12-15 साल में अगर स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो पिछले 2-4 साल 5 साल में तो समझ में आ गया है। बिल्कुल, अपने परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं बनाना चाहते हैं। 2020 के बाद, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये कहा जरूर था। देखिए, कहने को तो उन्होंने 2015 में भी कहा था, 2005 में भी कहा था, माँ के 15 में कहते 5 में भी कहा था कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पद से मेरी रुचि समाप्त हो गई सीएम बनने की, लेकिन फिर भी बने। अब बने तो बनले रह गए। फिर 2020 में उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में समझ में नहीं आया कि कौन दोस्त कौन दुश्मन है, और मुझे अब बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस पद पे बैठे रहने का। भाजपा जिसे चाहे सीएम बना दे, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन फिर भी लड़ाई पूरी उसी बात पर हुई कि भाजपा उनको सीएम पद से हटाना चाह रही थी। उन्हें लगा कि भाजपा ने पहले उन्हें स्ट्रेटजी के तहत कमज़ोर किया और फिर उनको वहाँ से हटाकर उनकी जगह अपना सीएम डालने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने छोड़ दिया भाजपा का गठबंधन 2022 में। बाकी फिर उनको वापस आना पड़ा। अब जो भी कारण उनके आने का हो, बीच में भी 2023 में उन्होंने कहा था
कि अब तो तेजस्वी को ही बढ़ाना है आगे, अब तो यही ना संभालेंगे बिहार, भविष्य यही है बिहार के, वहाँ भी झटका दे दिया। तो नीतीश कहते जरूर हैं लेकिन उनकी मंशा बिहार की कुर्सी छोड़ने की नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भगवान न करे, चूँकि राजनीति है तो मुझे चर्चा करनी पड़ रही है इस बात की, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की मंशा यही है कि इस कुर्सी पर ही देहावसान हो। अच्छा, शरीर त्यागे तो इस कुर्सी पर ही रहें, इससे ऊपर वाली कुर्सी तो मिल नहीं रही है। उन्होंने प्रयास तो किया, 2015 में किया, फिर 14 में, जो 15 में किया, 14 के बाद फिर 20 में किया, फिर 22 में किया, 23 में किया, नहीं हो पाया, संभव नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश भर में जो राजनीति गठबंधनों की चल रही है और भाजपा जिस तरह से एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में कर ले रही है, अब इसी बार मौका था, कहाँ नरेंद्र मोदी को हटा पाया। प्रयास तो सबने किया और मुझे तक कांग्रेस एट पार प्रदर्शन की, विपक्ष ने बहुत ताकत लगाई, कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाया। तो नीतीश ऐसे डूबते नाव में सवार होने वाले हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हटा पाना असंभव है। लेकिन नीतीश जहां अपने तिगड़मबाजी से बिहार की राजनीतिक कुर्सी में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे रह रहे हैं, वहीं समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम से बड़ा कुछ नहीं होता है। नीतीश के पास वास्तविक कितना समय बच गया है राजनीति और करने के लिए, नीतीश और कितने दिनों तक रह सकते हैं उस कुर्सी पर, ये भी क्वेश्चनेबल है ना। उम्र भी बढ़ती जा रही है, कई बीमारियों की खबरें आती हैं, शारीरिक कमजोरी से लेकर बहुत तरह की असुविधाओं के बारे में पता चलता है हम लोग को अलग अलग माध्यमों से। कभी कभी उनके एक्शन से भी लगता है कि बहुत स्वस्थ नहीं है। हम तो चाहेंगे कि बहुत स्वस्थ रहें, लेकिन मेरे चाह देने से कुछ होता नहीं है। निश्चित ही समय का एक चक्का है, पहिया है जो घूमेगा, और नीतीश उसमें कभी ना कभी पिसते नजर आएंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए फिलहाल एक बहुत बड़ा जो 2025 का सवाल है कि 25 में कौन चेहरा, तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मेरे इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी, इन सब ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि हमारा चेहरा बिहार में 2025 में नीतीश ही होंगे। भाजपा का भी इसमें हाँ कह देने का मकसद ही यही है, और चिराग पासवान को उसमें रजामंदी देना, बाकी लोग का इसका मकसद ही यही है कि नीतीश कुमार के पास अब सत्ता की चाबी केवल बिहार की नहीं बल्कि देश की भी आ गई है। उन 12 सांसदों का महत्व बहुत ज़्यादा है केंद्र की सरकार में नीतीश के, तो कोई भी उस कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा नीतीश को नाराज कराकर और ये कहकर कि नहीं अभी तो समय तय करेंगे, हम भी हैं, ये बोलकर कोई कोप का भाजन नहीं बनना चाहेगा नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार के। क्योंकि नीतीश नाराज होंगे इस बयान से तो वो केंद्र सरकार से समर्थन खींचेंगे। समर्थन खींचने का मतलब कि पिलर पूरा चरमरा जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कैसी परिस्थिति बने। तो बाकी जितने घटक दल हैं वो अपने सहूलियत से नीतीश को इस वक्त 25 का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। जहाँ प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा चॉइस बनकर तीसरे मोर्चे की तरफ उभर रहे हैं, आप भले उनको राइट ऑफ कीजिए लेकिन ही इज देयर, वो हैं और अकेले नेता हैं जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार, तो उनकी भी ताकत बड़ी है। तेजस्वी यादव ऑलरेडी सीएम इन वेटिंग है काफ़ी दिनों से, अलग अलग जगहों से चले गए हैं तेजस्वी यादव, कई बार चाचा ठगे गए, कई बार परिस्थितियों ने ठगा, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो भी रहेंगे। चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बिहार का बने, इसके लिए उनकी पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन एनडीए को नाराज करके, मोदी की सरकार गिराकर, नीतीश को नाराज करके बिहार में कोई ऐसा कैटलिस्टिक फैक्टर नहीं बनना चाहते हैं चिराग पासवान जिसकी वजह से केंद्र में सरकार गिर जाए। तो अभी वो भी अपनी, क्योंकि समय भी चिराग पास बहुत है, तो अभी अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा दबा कर रखेंगे, लेकिन बीच बीच में वो बातें सामने आएंगी। उपेंद्र कुशवाहा भी उस लिस्ट में नाम है, मांझी उस लिस्ट में नाम है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नारे लगे थे पटना में कि जब वो जदयू में थे कि बिहार का सीएम कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, तो ये तब लगा था नारा। तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन आज उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, आज हम युवाओं की चर्चा कर रहे हैं। फिर मलाह ने कहा है कि जब हम पीएम सीएम बन जाएंगे तब अपने समाज को आरक्षण दे देंगे, आपसे रोज मांगने की जरूरत क्या है, कभी इनसे मांगो, कभी उनसे मांगो, कभी उनसे मांगो, कोई साथ दे नहीं रहा है, धोखा पे धोखा हो रहा है, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा है। फिर देखिए प्रशांत किशोर तो हैं ही, चिराग हैं ही, तेजस्वी हैं ही, मलाह हैं ही, मांझी जी ने कहा ही है कि एक बार और उस पद पे बैठने की इच्छा है मेरी। उपेंद्र कुशवाहा चाहते ही हैं, पप्पू यादव एक सीट जीते हैं, नहीं तो भी कुछ ना कुछ मंशा तो उनकी भी है। एक बात
कहा भी था किसी ने कि कौन नहीं बनना चाहता है। ललन सिंह भी बीच में एक बार खुश हुए थे। ढेर लोगों का इच्छा रहता है। कुर्सी तक अशोक चौधरी भी बड़े महत्वाकांक्षी मैं जानता हूँ। जब कांग्रेस में थे तभी उनकी महत्वाकांक्षा थी कि एक बार सर्वोच्च पद पर चढ़े, पढ़े लिखा हूँ, मैं दलित हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो वो भी बिहार को लीड करना चाहते हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज हम गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं। 4 युवा, वो 4 युवा जो बिहार का भविष्य भी हैं, जो आने वाले समय में आपको बिहार में खूब राजनीति करते नजर आएंगे, 24 घंटा नजर आएंगे। और अगर इनमें से कोई अगर क्रैश एंड बर्न होता भी है, मतलब कोई अगर हट भी जाता है लाइन से, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे रहकर वो अपनी दावेदारी बनाए रखेगा। तो हम इस गेम चेंजर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2025 में नीतीश घोषित चेहरा तो एनडीए के हैं, लेकिन परिस्थितिजनक चेहरा आज होकर भी कल परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार ही सीएम का फेस हो। अब मैं बताता हूँ, जैसे चुनाव में तो जाएंगे सीएम के फेस नीतीश कुमार ही। मान लीजिए चुनाव में नीतीश कुमार को सही में 15 सीट या 10 सीट आ जाता है। चिराग पासवान जितना चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए 30-35 सीट 50 सीट पर, उनको 30 सीटें आ जाती हैं। हम एक सिचुएशन बता रहे हैं। भाजपा को आ जाती है 70 सीटें 80 सीटें, उसमें कुछ सीटें इधर उधर से आ जाती हैं, प्रशांत किशोर या कहीं से भी। और ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नीतीश कुमार नेगोशिएट, उनके 10-12 विधायकों की आवश्यकता न पड़े, तो क्या होगा? लेकिन हो सकता है कि तत्काल में 12 सांसद जो केंद्र में नीतीश कुमार के, उनके चलते भाजपा कुछ दिन के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन उन सांसदों को तुरंत तोड़कर अपने यहाँ करके अब बिहार में किसी उसी में विधायकों में से मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल जाएगी, या वो डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो जाएगी, या चिराग पासवान या भाजपा का कोई नेता या सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय या कोई और चेहरा बन सकता है। कल अगर मान लीजिए कांग्रेस और राजद गठबंधन बहुत बढ़िया प्रदर्शन बिहार में करता है, लेकिन हम सभी को पता है कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे। 10 सीट 15 सीट 20 सीट के लिए फंस जाएंगे। अगर 10 सीट के लिए फंस जाते हैं, प्रशांत किशोर के पास 10 सीट क्या रहता है अतिरिक्त में, तो क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर सपोर्ट करेंगे कि बिहार का सीएम बन के कहेंगे सपोर्ट करेंगे कि हमको सीएम बनाए तब हम सपोर्ट करेंगे? तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि 25 के चुनाव में जाएंगे तो नीतीश सीएम बनकर, जरूरी नहीं कि डुबकी मारने के बाद निकले तो सीएम ही हों। और उस स्थिति में ये 4 लड़ाके युवा बड़े महत्वपूर्ण है। किस कारण से कौन है वो उस पर चर्चा हम अब करने वाले हैं। शुरुआत हम प्रशांत किशोर से करते हैं। तो प्रशांत किशोर सर क्यों, मतलब क्या कारण है बिहार में? देखिए, मैं प्रशांत किशोर को लेकर आपको 5-6 मुद्दे ऐसे देता हूं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक बड़ा गेम चेंजर बिहार में हो सकते हैं और सीएम का चेहरा भी हो सकता है। हालांकि वो खुद डिनाई करते हैं कि वो सीएम होंगे, वो कहते हैं कि उनके पार्टी को और उनके लोग तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीटी मच चेहरा प्रशांत किशोर ही हैं। अगर किसी और पर दाव लगाया जाएगा तो वो सरकार अगर बन भी जाती है तो बड़ी छनभंगुर सी सरकार होगी, बहुत हल्की सरकार होगी। तो प्रशांत किशोर के पास क्या है? देखिए, पहली चीज जो प्रशांत किशोर के पास है वो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। प्रशांत किशोर किसी बड़े राजनीतिज्ञ के पुत्र नहीं है। प्रशांत किशोर कोई बैगेज लेकर बिहार नहीं आ रहे हैं कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो किया, मैंने शासन किया तो मैंने लूट फसोट कर दी, मेरे यहाँ जंगल राज था, मैं शराबबंदी लागू की, फ्लॉप कर गया, ये वो नहीं लेकर आ रहे हैं। वो एक प्योर टैक्टिशियन के तौर पर बिहार आ रहे हैं, पॉलिटिकल टैक्टिशियन के तौर पर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा परफेक्ट रहा है। आप उन्हें बंगाल में सरकार अगर ममता की आई हो तो आप भाजपा समर्थक है तो भले उनसे थोड़ा देर के लिए गिना कर सकते हैं, लेकिन फिर मोदी की सरकार किसने लाई? आप अगर वो नीतीश को बिहार में लाने के लिए थोड़ा सा हिचक सकते हैं तो आप देखिए कि अगल बगल में जो साउथ में या फिर इधर उधर सरकारें बनी हैं केजरीवाल तक की, उसमें कौन इंपॉर्टेंट था? तो दिस स्ट्रॉन्ग चांस कि प्रशांत किशोर अपने उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि वो क्या बदलाव करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर क्या क्या चर्चा कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले प्रशांत किशोर शराबबंदी समाप्त करने की बात करते हैं। उसके बाद केजरीवाल वाला एक मॉडल है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको बिजली पानी और ये चीज़ें मुफ्त में पहुंचाई जाए उनको। आई डोंट नो कि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि नहीं, लेकिन ये एसोसिएटेड होता है उनके साथ ये पैतरा। फिर प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छी बात जो कह रहे हैं, जो सबको अच्छा भी लग रहा है, कास्टलेस सोसाइटी, जो नीतीश कुमार का एक सोशल इंजीनियरिंग था फैक्टर, जिसमें नीतीश सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसमें कितना सफल हुए नीतीश तो भगवान जाने। लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम बिना कास्ट की सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं।
मैं वैसी सोसाइटी डेवलप करना चाहता हूँ, वैसा युवा बनाना चाहता हूँ जो साथ बैठकर, जैसे दिल्ली मुंबई में बगल में अगल बगल में राजपूत, भूमिहार, लाला, ग्वाला सब बैठ के काम कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी करें। उनको एक दूसरे से कोई चिढ़ ना हो। सरकारी कार्यालयों में राजनीति ज़्यादा होती है, जातिवाद ज़्यादा होता है, काम कम होता है, घूसखोरी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। इन मंत्री जी राजपूत हैं तो वो जो ब्यूरोक्रेट राजपूत खोजेंगे, गार्ड तक राजपूत खोजेंगे। तेजस्वी यादव हैं तो उनके गार्ड से लेकर चपरासी तक सब यादव में भरे रहेंगे। तो ये नहीं, मैं दावा किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट ये होता है बिहार में। ये सिस्टम खत्म करना, ये सिस्टम खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो ये इसके लिए वो उनको इस प्रयास, इस सोच के लिए ही उनकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, प्रशांत किशोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में लाना चाहते हैं, और नीतीश ने जो महिलाओं को भागीदारी नौकरियों में और पंचायत स्तर पर राजनीति में दिया है या बिहार की राजनीति में दिया है, उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। 40% तक की महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं बिहार में। तो ये भी एक कमेंडेबल एफर्ट है, प्रयास, सोच ही सराहनीय है। तो प्रशांत किशोर पास ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो अब तक कोई नहीं कर रहा। सब ढाक के तीन पात राजनीति करेंगे, जात करेंगे, एमओआई समीकरण, फलना समीकरण, ए टू जेड समीकरण, ये चल रहा है। हिंदू मेरा, ओबीसी मेरा, दलित तुम्हारा, ये तो इससे अलग वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए सरप्राइज कभी कभी लोगों को अच्छा लग जाता है। जैसे नहीं देखते हैं कि श्रीलंका कोई नया बॉलर स्पिनर ले आता है, बड़ा बड़ा यहाँ का टेक्नीशियन, बड़का बड़का बैट्समैन सब फ्लॉप कर जाता है, एक लाइन से आउट होने लगता है इंडियन टीम का। होता ही है। मेंडिस आया था, याद है ना मेंडिस क्या किया था? मुरलीधरन से विकेट नहीं गिर रहा है, बाकी लोग से विकेट नहीं गिर रहा है, अब मेंडिस आया तबाही मचा के चला गया, मिस्टर स्पिनर। तो वो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेकर आ सकते हैं। दूसरा, नीतीश की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ही हैं बिहार में 2015 में, तो नीतीश को बहुत अच्छे समझते हैं। दूसरा, तेजस्वी से वो बेहतर विकल्प अपने आप को स्थापित करके चल रहे हैं। शिक्षा ज़्यादा है, राज्य की राजनीति के अलावा देश भर की राजनीति समझते हैं। बिहार में जिस जहाँ हाथ डाला वहाँ वो सफल रहे। कल ही परसों की चर्चा मुझे याद आ रही है कि प्रशांत किशोर का एक सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि बिहार में के लोगों को लेकर जो MNCs में जो बड़े मेट्रो सिटीज़ थे, चाहे मुंबई में हो, जो एक विद्वेष की भावना थी बिहार के लोगों को, बिहारियों को लेकर, उसको भी समाप्त करने में प्रशांत किशोर ने बड़ा मेहनत किया है। तो वो भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, तो उसका भी फायदा प्रशांत किशोर को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि नीतीश की रणनीतियों को समझना और तेजस्वी से अपने आप को बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना, ये भी प्रशांत किशोर के पक्ष में जाएगा। दोनों से बेटर चॉइस वो बीच में नजर आ रहे हैं। मतलब बिहार को वो उस लेवल पर देखना चाहते हैं जो मतलब बाहर जैसे बाहर होते हैं, उन चीजों तो देखिए, वो वोटर जो बाहर जाकर काम कर रहा है वो तो प्रशांत किशोर की बात समझ रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसकी संख्या इतनी है क्या कि वो इन्फ्लुएंस कर सके वोट बैंक को और चुनाव को। अगर है तो फिर प्रशांत किशोर को कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपनी हस्तक्षेप अपना बने करेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। अगर चिराग तीसरे मोर्चे के तरफ जैसे थे 2020 में, अब तक होते तो चिराग के पास भी ये बड़ा वोट बैंक था। बिल्कुल, बीटो हो या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ लगातार बिहार को लेकर रणनीति बनाना, चिराग पासवान ने सब कुछ किया है, सच्चाई है। लेकिन आज वो एनडीए में, तो एनडीए का जो कम्युनिटी बैगेज है वो भी तो उनके पीठ पर डला जाता है कि अब आ गया एनडीए में, तो पकड़ा तू हूँ रखा पीठ पर, यही है। और उनको ढूंढना पड़ेगा इस चीज़ को। नीतीश का एंटी इनकम्बेंसी, मोदी का एंटी इनकम्बेंसी, सब झेलना पड़ेगा चिराग पासवान को। 100% स्ट्राइक रेट लेके आ गए हैं। आगे चुनाव है, फिर एक बार उनका लिटमस पेपर टेस्ट होगा कि 100% लाते हैं कि नहीं, कि जनता सिर्फ दिल्ली में ही देखना चाहती है। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है चिराग पासवान से या तेजस्वी से या नीतीश से, ये पीके से नहीं ना है। पीके से थोड़ी कोई कह रहा है कि 100 सीट जीत जाएगा, 10 को जीत जाएगा, 12 को जीत जाएगा। ये लो एक्सपेक्टेशन ही आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, आप पर एडिशनल परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है, ये जो कि पीके को फायदा मिल रहा है। एक और बात, बीजेपी को प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में धूल चटाई है। बिहार बंगाल बड़ा एग्जाम्पल है। बिहार बंगाल की राजनीति बड़ा मिलता जुलता है, बॉर्डर्स भी जुड़े हुए हैं, एक राज्य से 2 राज्य बने थे। तो बिहार में भी भाजपा को रोका 15 में, और उसके बाद बंगाल में भी रोका प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर को भाजपा से लड़ना आता है, या तो कुछ ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, या हो सकता है कि प्रशांत किशोर की रणनीति भाजपा के खिलाफ जब वो उतरते हैं तो काफ़ी माफिक होती है, काफ़ी यूजफुल होती है। तो उसे एक बार फिर से अपने लिए अपना, हलवाई दूसरे के यहाँ प्रोजन होता बना रहा है, क्या बनाए खाना महाराज बहुत बढ़िया, अब इसी की बेटी की शादी है, तो हलवाई की अपने बेटी की शादी हो तो खाना नहीं बढ़िया बनाएगा, वो तो और बढ़िया बनाएगा। तो वही बात है कि अब प्रशांत किशोर कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। देखिए, पढ़े लिखे वोटर्स भी एक बहुत बड़ी ताकत है प्रशांत किशोर की। मुझे लगता है कि
तेजस्वी यादव के साथ ये पढ़े लिखे वोटर गए थे, लेकिन एक टैग है तेजस्वी यादव जो बड़ा उनको डैमेज कर रहा है। भले तेजस्वी यादव कुछ भी कह दें, भले हम आप कितना भी उनकी पैरोकारी कर दें, लेकिन ये सच है कि तेजस्वी यादव के पास एजुकेशनल जो होता है वो वर्ग नहीं पहुंच पाता। हाँ, वो नहीं पहुंच पा रहा है। 2020 में पहुंचा था कुछ हद तक, शायद इस वजह से वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। नौकरियों को लेकर जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे में बहुत हद तक मैं कहूँगा कि एक बड़ा वर्ग फंसा था उस जाल में। जाल में इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी जाले फंसाते हैं, लेकिन जब वो बने डिप्टी सीएम तो जो उनके कलम से जो नौकरियां आई उसमें डोमिसाइल का एक जो खेल हुआ वो बहुत हद तक, देखिए जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, कंपटीशन को निकाल रहा है, वो समझने कि डोमिसाइल में आप क्या खेल किए हैं, वो खूब समझ रहा है, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिला। और हाल ही में जो एक वीडियो अशोक चौधरी ने जारी किया उसमें तो साथ तेजस्वी यादव बोलते नजर आ रहे हैं कि सब नीतीश कुमार ने किया, तो जब सब आप बोल ही दिए हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, तो सीधे कुमार सब किए तो फिर आप क्रेडिट कैसे लीजिएगा? ये पहली बार ऐसा मौका नहीं था जब तेजस्वी ने क्रेडिट दिया, बहुत सारे मंचों। बिल्कुल, IAS IPS एक्स MPs एक्स MLCs एक्स MLAs ये लगातार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। ये बड़ा पेच है। अगर इस वर्ग को प्रशांत किशोर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ये बहुत डेडली है आगे चल के किसी भी अपने कंपटीशन के लिए, चिराग पासवान या हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश हो, इन सब के लिए बड़ा डरावना है ये। देखिए एक और बात, मतलब ये पढ़े लिखे वर्ग के लोग तो जुड़ ही रहे हैं, जिस वर्तमान MP MLA एक्स MLA या मजबूत नेता जो इस बार मजबूत स्थिति में है उसको टिकट नहीं देगी कोई पार्टी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तेजस्वी न देश, कांग्रेस न देश, लेफ्ट न देश, या चिराग नहीं दे या भाजपा नहीं दे या नीतीश नहीं दे, वो अब निर्दलीय नहीं लड़ेगा, वो पार्टी बनते ही जन सुराज से जुड़ जाएगा। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ वो जन सुराज के साथ और बेहतर कर पाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो रणनीतियाँ बनाई हैं, अब तक जो काम जमीन पर किया है, मैं मानता हूँ ठीक है 50,000 वोट नहीं लेके आ पाएंगे प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियों के तहत, लेकिन 5 से 10,000 वोट भी अगर वो लेके आते हैं, जो कि 18,000 वोट पिछले बार अकेले लड़कर ले आए थे चिराग पासवान प्रति ये थी विधानसभा, तो अगर उसमें से 10,000 वोट भी लेकर आते हैं PK, तो वो जो लड़ने वाला वहाँ से मजबूत कैंडिडेट है जिसका अपना 25-50,000 वोट है, उसमें वो ऐड कर देते हैं तो बहुत बड़ा विनेबल मार्जिन हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा मार्जिन के लिए हो इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खेल हो सकता है। तीसरा अंतिम, मतलब नीतीश, तेजस्वी, भाजपा, इन सब से देखिए जनता की नाराजगी है। तेजस्वी कलेजा काट के दे देंगे तब भी एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो उनके पिता के कार्यकाल की वजह से या सोशल स्टिग्मास की वजह से या नैरेटिव्स की वजह से उनको वोट कभी नहीं करेगा। तेजस्वी यादव, मैंने कल भी चर्चा में बात बोली कि तेजस्वी यादव का कुल वोट का मूल्य भी अगर जोड़ देते हैं तो 40-42 तक आके टिक जाता है। इसमें से कितना वो ले पाएंगे ये भी क्वेश्चनेबल है। कभी मुसलमान छटक जाते हैं, कभी पप्पू यादव के नाम पर यादव छटक जा रहे हैं, कभी EBC छटक जा रहे हैं, कभी दलित छटक जा रहे हैं चिराग, तो देश बिग वॉइड जो चिराग पासवान और बाकी लोग कर दे रहे हैं, जिसको तेजस्वी कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। अब पिछली बार मल्लाह वोट लेके आए तो उससे कुछ और काट के चले गए, तो ये घाटा हो रहा है। और नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, चिराग से लोग नाराज हैं वक्फ बोर्ड और इन सब चीज़ों की वजह से, तो इसका पूरा जो फायदा है वो प्रशांत किशोर उठा सकते हैं। आपने पूर्णिया के में 2 चुनाव, एक विधानसभा एक लोकसभा, दोनों देखा, पप्पू का जीतना और संतोष सिंह का जीतना, दोनों साबित करता है कि बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना है, बस उसे बुना नहीं पा रहे सही ढंग से कोई। तो प्रशांत किशोर उसके मौके का फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार, जो अंतिम हथियार प्रशांत किशोर के पास है, बिहार में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बताइए? प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, मतलब उनके अलावा NDA गठबंधन होगा। कौन पार्टी होगी? एक पार्टी में सबसे ज्यादा जदयू होगी। कितना सीट पर लड़ जाएगी? लगभग 130 सीट के पे दावा कर रही है वो। 130 है ना? प्रशांत किशोर कितना? 243। अब ज्यादा लड़िएगा तबे ना ज्यादा आटा सानिएगा, तबे ना ज्यादा रोटी होगा। कि एक लोहिया बना के बड़का इतना रोटी अपने बना लीजिएगा। ज्यादा आटा जिसके पास है, रोटी ज्यादा उसी के पास, वही बनाएगा। तो प्रशांत किशोर 243 सीटों पर लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी ताकत उनके पास है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी विनेबिलिटी भी इन लोगों से बेहतर होगी, स्ट्राइक रेट भी मिला जुला कर ठीक होगा। क्योंकि पहला चुनाव है तो बहुत एक्सपेक्टेशन भी उनसे नहीं है। तो
इस कारण प्रशांत किशोर इज अ बिग गेम चेंजर जो बिहार में एक बड़ा खेल कर सकते हैं। अब बारी सर तेजस्वी यादव की है, मुझे लगता जी, है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या है फीडबैक, क्या लग रहा है? तेजस्वी तो हमेशा बिहार के गेम चेंजर होंगे। असल में दिक्कत क्या है कि उनकी राजनीति ऐसी जगह पर आकर टिक जाती है हर चुनाव में जहाँ से वो आगे पीछे नहीं हो पा रहे हैं, डिपेंडेंसी हो जा रही है। अगर तेजस्वी यादव सत्ता का मुंह त्याग दें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा उनकी पार्टी को और उनको होगा। तेजस्वी ये बात भूल जाते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा समय है, चिराग पासवान से भी ज़्यादा लंबा जीवन उनका होगा राजनीतिक, तो वो सबसे कम उम्र के हैं और सबसे ज़्यादा ताकत उन्हीं के पास है। इस तरह से समय से बड़ा ताकत कुछ नहीं होता है। आज नीतीश का समय समाप्त हो रहा है तो तेजस्वी का समय शुरू हो रहा है, और तेजस्वी हड़बड़ी में कभी कभी दिखते हैं, फैसलों से, नीयत से, तो वो हड़बड़ी आपको डैमेज करती है। फैसला लेने में बहुत सारा चूक बहुत चूक होती है। मतलब देखिए, उसे आप एक्सपेरिमेंट बोल दीजिए, नई राजनीति बोल दीजिए, जो आप उसको कलेवर दीजिए, लेकिन हमारे जैसे रनिंग कमेंट्री करने वाले लोग जो चुनाव में भी देखते हैं, मैं तो लगातार बोलता आ रहा था। मुझे तेजस्वी यादव ने सरप्राइज़ ही नहीं किया, मुझे इनफैक्ट जदयू ने सरप्राइज़ कर दिया, चिराग पासवान ने सरप्राइज़ किया। भाजपा का एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो पार था रिजल्ट, मैं कई जगहों पर गलत हुआ हूँ, लेकिन तेजस्वी को लेकर मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि तेजस्वी बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, उनके फैसले बड़े साधारण हो गए हैं, और उन साधारण फैसलों की वजह से उनका रिजल्ट भी बड़ा साधारण सा हो रहा है। बट तेजस्वी के गेम चेंजर कैसे हैं? सबसे बड़े वोट बैंक के स्वामी, बिहार में मुस्लिम और यादव मिलाकर इतना बड़ा वोट बैंक है तो उसके समानांतर कोई दूसरा वोट बैंक टिकता भी नहीं है। कितनों जोड़ लीजिएगा कोई वोट उस बराबर आसपास तक नहीं टिकता है। इसीलिए एनडीए बहुत बड़ा झुंड बनाकर लड़ने आता है तेजस्वी यादव से। ये ताकत तेजस्वी की है, लेकिन वही बात है, मतलब रणनीति उनका सही, छोटे जानवरों का भी बड़ा झुंड शेर का शिकार कर देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तेजस्वी जब उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को, मलाह को और लोगों को लेकर आते हैं, तो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनका घमंड ईगो हावी हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जहर पीने के लिए तैयार थे, कोई खिचड़ी खाने के लिए तैयार था, मांझी जी तैयार, सबको छोड़ दिया इन्होंने। ज़्यादा डिमांड भी तो बढ़ जाता है उनका। अरे डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, तो मैनेज कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। घमंड देखिए इस बार इन्होंने क्या किया, क्या गलती की, बिना पूछे कांग्रेस से सीट बांटने लगे। ये अपमान है। कांग्रेस कैसे अपमान सह कर रह गई बिहार गठबंधन में, मुझे नहीं पता। मैं अगर राष्ट्रीय पार्टी होता तो मैं तो भाई बर्दाश्त नहीं करता, और इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी इनके और कांग्रेस के बीच बहुत खटपट होना बाकी है चुनाव में। और वर्तमान प्रदेश का फेफड़ी सूखा रहता है कांग्रेस का कि क्या कब हो जाए। पप्पू यादव का जीत अलग इनके मुंह पे तमाचा था। खैर हम निगेटिव बोलने नहीं आए भाई, फिर हमको निगेटिव लगे बनवाने, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। कैसे गेम चेंजर के रूप में साबित होंगे तेजस्वी? तो पहला देखिए, जिससे ज्यादा उम्मीद होती है उसके खिलाफ आदमी बोलता भी है। तेंदुलकर नहीं मारा आज यार, जीत जाते मैच, सेंचुरी मार देता था तेंदुलकर, तो पिछले मैच में तो मारा था वही। तो क्या हुआ, तो वही ना अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको मारना चाहिए ना, इतना खराब बॉल पे खेल गया, बताइए। तो जो अच्छा करेगा, तेजस्वी से हमें बहुत उम्मीद है, इसलिए मैं तेजस्वी को लेकर बहुत क्रिटिकल रहता भी हूँ। चिराग से भी हमें बहुत उम्मीद है, तो चिराग को लेकर देखिए मैं बहुत क्रिटिकल रहता हूँ। अब प्रशांत किशोर आए तो प्रशांत किशोर को नहीं खींचे हैं, उनके घर में कोई कपड़ा इतना नहीं खींचा है, प्रशांत किशोर को हम खींच दिए हैं, मार धोबिया पचाड़ होने से होने। अब हम अच्छा भी बोलते तो लोग कहते हैं अरे भाई बदल कैसे गए नमन जी। देखिए मैं बदला नहीं, परिस्थितियां बदली। मेरा कोई भी वक्तव्य, कोई भी कमेंट्री परिस्थितिजनक होता है। आज प्रशांत किशोर निश्चित ही एक बड़ा हस्तक्षेप बिहार में बनाए हैं, तो मैं उसको एड्रेस करता हूं। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा अपने ईगो को मसाज करने के लिए कि है प्रशांत किशोर को बोल दिया कुछ नहीं करेंगे तो करने। 2024 को चुनाव मैंने कहा था प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं किया। अब मैं कह रहा हूँ कि 2024 के बाद उन्होंने रणनीति बदली है, वो जमीन पर दिखने लगे हैं, उनके साथ लोग जुड़ने लगे हैं, पार्टी बनाएंगे पवन सिंह, अब जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, मुनाजिर हसन, बक्सर वाले आनंद मिश्रा, कई लोगों का मैं नाम जानता हूँ, हमारा जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर से मिलवा दीजिए, प्रशांत किशोर से टिकट दिलवा दीजिए, प्रशांत किशोर के पास ले चलिए। तो सब है, मैं देख रहा हूँ एक बड़ा लार्ज पॉपुलस उनकी तरफ मूव ऑन कर रहा है। फिर हम प्रशांत की बात नहीं कर रहे थे, तेजस्वी का दूसरा जो ताकत तेजस्वी के पास है वोट के अलावा, दवाई सिंचाई नौकरी। देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नौकरी के लिए क्वालिफाइड नहीं है सरकारी, उसने तो 10वीं भी नहीं पढ़ा है, वो भैंस चरा रहा है, वो सब्जी बो रहा है, वो फसल काट रहा है, वो किसी और के खेत में काम कर रहा है, लेकिन वो मानता है कि लालू जी सही बोल रहे हैं। बहुत शोषण हुआ है मेरा। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं नहीं कर पाया अच्छा, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे गांव में कॉलेज अच्छा नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो लालू जी और नीतीश दोनों की है।
वो इन सब को जोड़ देगा, जानते किससे? ब्राह्मणवाद से, सामंतवाद से, एक मनुवाद से, एक नैरेटिव बनाएगा। मतलब नहीं होता कि गिल्टी प्लेजर, मतलब दूसरे पे डाल दिया और अपने उसके अंदर दब गए कि नहीं ठीक है। इसको विक्टिम बोलते हैं, विक्टिम कार्ड नहीं, इसको बोलते हैं विक्टिम मेंटालिटी। हाँ, विक्टिम मेंटालिटी, हर चीज़ में अपने को विक्टिम बना। लेकिन कई लोग तो जेन्युइन विक्टिम्स हैं, बट उसकी आड़ में कई लोग कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं। घर में बेरोजगार बैठे हुए, गांव में पीपल के नीचे बैठ के उनकर बहन, उनका चाची, उनका मौसी के बारे में बतिया उतरा। अपने जमीन, अपने बारे में बात नहीं करना है। उनका लड़का बेरोजगार हो गया, उनका लड़का लगाया था पैसा लॉटरी में बर्बाद हो गया, वो दारू पीते हैं, वहाँ से लाते हैं, यही खाली चलता है दिन भर। अपना चड्डी फटा हुआ नहीं नजर आ रहा है। और किसी का बाप कमा रहा है, किसी का भाई फौज में है, कोई कहीं से मैनेज कर रहा है, कोई घर में जाता है तो एक रोटी खाने के लिए भी गाली सुनना पड़ता है, लेकिन वहाँ बैठ के पीपल के नीचे भाषण बड़ा बड़ा देते हैं। तो वैसी स्थिति में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस वोट बैंक को एक खास, मोबाइल पे देख रहा है दूसरे के, क्या बोलते रहे तेजस्वी जी, तो कहते रहे नौकरी सबके मिली, ठीक कहते रहे, मिले के चाहिए, कहते रहे आरक्षण के नाम पर नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हम आरक्षण में अंदर आते हैं। वो ये नहीं सोचें, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात जान लीजिएगा, ये कहीं से भी मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना मेरा मकसद नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं, वो देखने वाला भी समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो कहते हैं तेजस्वी की दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई सब जगह पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे भी नौकरी तेजस्वी दिला देंगे। वो क्वालिफाई नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से आके नौकरी ले जाएंगे यहाँ पे टेट वाले, बुझाइल? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, यहाँ वहाँ से जाके असम से आके नौकरी ले जाएंगे, आप नहीं कर पाइएगा आरक्षित होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि यू नॉट क्वालिफाइड इनफ। कल ही, मैंने ये हो सकता है कि एक कॉन्सिडेंस हो, लेकिन कल ही लालू यादव का ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे मुंबई में जिस डॉक्टर के साथ वो खड़े हैं, वो डॉक्टर कौन है? मतलब किस जाति से आते हैं? मतलब ब्राह्मण है। ब्राह्मण है वो, सबसे बड़े एशिया के डॉक्टर, हार्ट के स्पेशलिस्ट है। तो वहाँ ब्राह्मणे से क्यों इलाज कराएं? आरक्षण वाली रोटी क्यों नहीं खाई आपने वहाँ? क्योंकि देखिए, जब अपने पे आता है, हो रही है, हाँ, अपने बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं इलाज कराया उन्होंने किसी दलित डॉक्टर से? नहीं छूने देंगे। लालू यादव पर आरोप नहीं लगा है छुआछूत का? मुंह मत खुलवाइए, बहुत आरोप लगा है उन पर भी। सच्चाई है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और राजनीति के लिए, राजनीति जो हो रहा है उस पर निश्चित ही टिप्पणियां दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो तेजस्वी का एक बड़ा ताकत ये भी है कि जब वो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की बात करते हैं तो बिना इसको प्राप्त करने की ताकत या हैसियत होते हुए भी, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ही को अब नया पे सुन रहे हैं कि अब डायबिटीज़ हो गया है, मतलब हो गया या होने वाला, भगवान जाने क्या हुआ, प्री डायबिटिक कोई कंडीशन है, तो अब तो हम मिठाई नहीं खा सकते हैं। बट द आइडिया ऑफ अ पार्टी एक्साइट्स मी एज वेल। अगर कहें चल पार्टी हो जाए तो हम भी खुश रहेंगे, क्या नहीं। अब हम खा पाएंगे कि नहीं पता, लेकिन आई विल ऑल्सो बी अ पार्टी टू इट। तो यही कहीं ना कहीं वो एक बड़ा वोट वर्ग जो है वो सोचता है कि जब तेजस्वी की सरकार बन जाएगी तब मिल ही ना जाएगा नौकरी। कहाँ जाएगा नौकरी? अरे कुछ नहीं तो सिंचाई तो होबे करेगा, ये होबे करेगा। वो ये भूल जाते हैं कि 16 महीना में बाहर वाला कितना नौकरी आके ले गया। नीतीश जी कम से कम ये तो नहीं ना किए कि बाहर से लाके नौकरी दिए। बिहार की बच्चियां भले वो बेचारी पतले हैं, दुबले हैं, लेकिन लाठी लेके खड़ी तो हैं सिपाही भर्ती में। भले वो बदमाश को मार नहीं पाएंगी, लेकिन वो वर्दी का ताकत तो उसके पास है ना। ये ताकत तो नीतीश कुमार ने दी है। अब पैसे नहीं है सरकार के पास और सोच नहीं है वैसी कि पैसा जनरेट कर पाए, इसीलिए नए युवाओं की आवश्यकता है। तो तेजस्वी जितने दिन नीतीश कुमार के साथ थे, यही चिराग पासवान जैसे मोदी जी को हड़का रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, ऐसे ही अगर तेजस्वी जी हड़काए होते नीतीश जी को, सरेंडर में नहीं चले गए होते बाप बेटा। अगर ये हड़काए होते हैं कि देना पड़ेगा नौकरी, लगाना पड़ेगा उसमें डोमिसाइल, नहीं देने देंगे बाहर के लोग, तो आज डबल फायदा उठा रहे थे तेजस्वी का। आज कहते लोग कहते कि नीतीश जी को हड़का दिया जी, सरकार गिरा दिया, कहा नहीं देखो बिहार के लोगों को नौकरी, सरकार गिरा देंगे, जाओ भाजपा के साथ सरकार बनाओ। तो आज मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घरे बैठ के आके वोट देता, आरा वाले सांसद की तरह घरे आके वोट देता सब। तो खैर चलिए, ये भी बात है। देखिए लालू के वारिस है, लालू के वारिस है तो इससे ज़्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो वोटवा इनका रजिस्ट्री है, वो कोई और रजिस्ट्री नहीं करा सकता है अपने नाम पर, तो वो इन्हीं को मिलेगा। एक और बड़ी बात, नीतीश के खिलाफ ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक भी डेवलप होने लगा है।
नीतीश को ओबीसी का वोट बैंक मिलता भी रहा है, वो ताकत भी रही है, लेकिन अब नीतीश के खिलाफ भी एक ओबीसी और पिछड़ी जातियों का एक नाराजगी देखने को मिला है। अल्पसंख्यक तो नीतीश से जब वो भाजपा से जाते हैं तो नाराज हो ही जाते हैं, और वक्फ बोर्ड पर इन सब मुद्दों पर भी जदयू चुप रही है, तो इसका फ़ायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को। एक और बात, सीएम नहीं बने हैं अभी तक, तो इनके पास भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। मतलब ये कह सकते हैं जाएंगे, अरे हम क्या करते हैं, हम तो डिप्टी सीएम थे, इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन ये कहेंगे कि हम तो वो जो समझ नहीं पाएंगे वो सब वो कहेंगे ना ठीक बोल रहे हैं, इसके पास थोड़ी ताकत था। इसको एक बार सीएम बनाते तब नहीं करता तब देखते, तो वो भी ताकत है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो पीके के पास है वो इनके पास भी है। देखिए, जातीय गणना और आरक्षण ये तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा हथियार है, और इसका क्रेडिट नहीं ले सकते नीतीश कुमार, कोई नहीं ले सकता है। जातीय गणना केवल तेजस्वी यादव के मेहनत की वजह से हुई और इनके साफ सुथरा सोच की वजह से हुई है। अब साफ सुथरा सोच में ढेर को खिस भरेगा, साफ सुथरा क्यों? देखिए, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको जनरेशनल एब्यूज झेलना पड़ा है, उनके तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसमें आपका नौकरी अगर आपके बेटा को नहीं मिल रहा, जनरल में है, आप पांडे जी हैं, राजपूत जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, भूमियार जी हैं, तो आपके बेटा को नौकरी नहीं मिला, तो इसमें गलती उस आरक्षित लड़के की नहीं है, इसमें गलती आपके चेन ऑफ एक्शंस में है। अगर आपने, ठीक है मान लेते हैं आपने नहीं किया, आपके पड़ोसी ने किया ना, आपके समाज के और लोगों ने किया ना, तो वो जो चला आया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसका वो न्याय यही है। ठीक है, आप सुनते हैं ना कि दादा लिए कर्जा तो बेटा भर रहा है, बेटा कर्जा ने भर लिया तो पोता भर रहा है, तो जो समझ लिए एक तरह से कर्जा लिया गया वो कर्जा भर रहे हैं आप आज, और कुछ नहीं। आरक्षण को इस तरह से समझा जाए जी हाँ, लेकिन आरक्षित वर्गों में भी आरक्षण सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी समीक्षा तो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस मामले पे एकदम अडिग हूँ। मेरे पास जब रोहिणी आयोग का रिपोर्ट मैंने पढ़ा और बाकी चीज़ें पढ़ी, तो मैं उससे आंख नहीं चुरा सकता हूँ। मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ जातियों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है, चाहे ओबीसी में हो या दलित में हो या जो भी हो। अब देखिए, पासवान जाति है, बहुत मजबूत जाति है, उसको लगातार आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है। यादव हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ये इन जातियों को आरक्षण का बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, ये आगे निकली हैं, हर जगह देखिए आज दिख रही हैं जातियाँ। और बाकी कुछ जातियाँ जो दिखती नहीं हैं, तो उनको दिखना पड़ेगा ना। माली कितना दिखता है, सुड़ी कितना दिखता है, नहीं दिखता, तो उसको लाना पड़ेगा सामने। आपको आरक्षण मिल गया, आप अपना नीचे वाला दे ही नहीं रहे हैं। आपको दिया कि सुनिए भाई, इस गांव में बाढ़ आई, लीजिए मुखिया जी अपने गांव में बांटिए सबको, समस्या 5 लाख रुपए लीजिए, बांट दिए सबको, तो दिक्कत ना हो। तो मुखिया जी सब अपने रख ले। अरे बांटो मुखिया जी, आइए समियाना में, तब ना बराबरी में सबके बटाए। जी जी, आप रख लिया तो आप बड़ा आप ही अच्छे हैं, आदमी थोड़ी बन जाएंगे उससे। तो ये एक बड़ा चीज़ है। और देखिए, 2020 में चिराग तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा भोकाल था, बहुत बड़ा भोकाल था। 2020 में सीएम ऑलमोस्ट बन चुके थे, तो जो 20 के बाद क्या वो भोकाल धीरे धीरे कम हुआ? थोड़ा कम हुआ है, लेकिन देखिए उनके वोट वर्ग में तो भोकाल कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। कि पिछला बार एक कम ही रह गया था, इस बार और तनी हिम्मत लगाएंगे तो काहे नहीं जीत जाएंगे। इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप हारी, T20 जीत गई ना, तो ये भी एक उम्मीद है। और हाँ, एक और अंतिम जो बड़ा ताकत है, तेजस्वी यादव मोदी विरोध के चेहरों के जो चेहरे हैं उनमें टॉप 10 में आते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है ये। मोदी के विरोध में खड़ा होना आज के समय में ही अपने आप में एक बड़ी ताकत है, और उस ताकत का एक बड़ा एग्जाम्पल तेजस्वी यादव ने सेट किया है। बोले 2024 के चुनाव में फ्लैट गिर गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन चुनाव किसी का भी अच्छा बुरा हो सकता है। मोदी जी का भी तो मुंह सूख गया था इस बार चुनाव के बाद, तो तेजस्वी यादव तो युवा है, उनके पास बहुत मौका है। भले ही आज मोदी जी को बहुत नहीं बिहार में डैमेज कर पाए, भले नीतीश कुमार को के सामने वो झुक जाते हो तेजस्वी यादव, लेकिन आगे एक समय ऐसा आएगा जब तेजस्वी यादव को अपनी ताकत वास्तविक समझ में आएगी, और इन नैरेटिव से वो बाहर निकलकर एक साफ सुथरी राजनीति जब करने लगेंगे एक क्लियर कंसेंस के साथ, तो जैसे आरक्षण के मुद्दे पर वो भारी पड़ जाते हैं सब पर, जातीय गणना के मुद्दे पर भारी पड़ जाते हैं सब पर, नौकरी के मुद्दे पर भारी पड़ जाते हैं सब पर, वैसे ही वो बाकी मुद्दों पर भी भारी पड़ेंगे, और फिर मुझे तक तेजस्वी युग आ जाएगा। लेकिन तब तक दिल के खुश रखने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है, बिल्कुल। चलिए, अब चिराग पासवान, अब तेजी से हम लोग बताते हैं चिराग पासवान, और फिर एक और मलाह जी हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो चिराग पासवान चूंकि अब एनडीए में है, देयर इज नो मच एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देयर। चिराग पासवान के तर्कस में कोई तीर अगर होगा भी
तो ही कैन नॉट यूज दैट। अब जैसे दो देशों के बीच में न्यूक्लियर ट्रीटी रहता है तो न्यूक्लियर धमकी नहीं दे सकते हैं उसको, मारम बम के उड़िए जीवा, नहीं हो सकता है। अब चिराग पासवान ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के मारम बम तो उड़िए जी हैं, नीतीश में ये कमी हम ठीक कर देंगे, ये होगा तो वो ठीक कर देंगे। अब तो एनडीए में है आप, अब तो हमारे जो नीतीश का समस्या वो आपका भी समस्या। अब तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, तो हमेशा थे, लेकिन अब असली हो गए, असली हो गए। देखिए गाँव देहात में होता क्या है, मान लीजिए जैसे आप ब्राह्मण है, आपके मान लीजिए कि चाचा से आपका पटता नहीं है, चाचा का लड़का गया दूसरे कास्ट में शादी कर लिया, हम इधर का बात नहीं कर उधर का बात कर रहे हैं गांव वाला, तो उस समय आपसे पट नहीं रहा है, आपसे अलग है, तो आप खूब खुश होइएगा कि छोड़िए वो तो इसने है, क्या किया जाएगा। गांव देहात के लोग कहेगा बड़ा खराब है जी, ज़्यादा हिस्से से कर लिया। मान लीजिए कल ही वापस जब शादी ब्याह समियानों में सब फिर से भागलो पर शादी होला ना आजकल, करावे जाला अरेंजमेंट, लव मैरिज में भी अरेंजमेंट होला आजकल, लव प्लस अरेंज। हाँ, तो लव भाग गया तो पकड़ के लेके ब्याह करावे जाला कि एक जगह रहे, भागे मत। तो उसमें मान लीजिए तब तक आपका पैचअप हो गया चाचा से, तो जब पैचअप हो गया तो जो बतवा आप बोले हैं वो तो आप पे भी लागू होता है। आज जैसे गाँव समाज जो बोला है वो आप पे भी बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे बात। तो चिराग पासवान इसी स्थिति में फंस गए। कल तो वो बोल रहे थे, मजा ले रहे थे, तो उस समय वो अलग थे। आज जितना वो मजा लिए हैं उतना मजा उनका भी लिया जा रहा है, दम लिया जा रहा है। सब तेजस्वी ले रहे हैं और भी लोग बोल रहे हैं। तो पासवान इसमें चिराग पासवान थोड़ा फंस गए हैं इस सिचुएशन में। बट एज लॉन्ग एज चिराग पासवान को 5 सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, एवरीथिंग गोइंग गुड, राजू तिवारी 40 सीट मांग रहे हैं, अरे बुलाई लो भटकोल 30-35 तो मिल ही जाएगा। नीतीश जी, अब नीतीश जी खुद वकालत करेंगे, ना भाई ऐसा मत कीजिए, चिराग पासवान के पहले दे दीजिए, बाद में हम लोग विश्वास करेंगे, ना तो फिर कहीं भाग गया तो फिर वो तो प्रशांत किशोर रहिए तब विक्रम इधर बैताल आ जाएगा वो नया, तो उससे बढ़िया एक दूसरे कंधे पर चढ़ के कहानी इससे बढ़िया। तो चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर हैं, बट चिराग पासवान का गेम चेंजर अभी भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कल एनडीए की चुनाव हो 2025 में और चिराग पासवान के पास मान लीजिए 30 सीटें आ जाए और नीतीश 10 सीट पे आ जाए, लड़े ज़्यादा लेकिन हार जाए ज़्यादातर, कम आए, भाजपा के पास एक अच्छी ताकत आ जाए विधायकों की, चिराग भाजपा मिलकर सरकार बनने की स्थिति में आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा सब मिला के, तो नीतीश कुमार तो उस समय गड़बड़ा जाएंगे ना, चिराग पासवान का स्टॉक हाई हो जाएगा। तो यहाँ भी एक गेम चेंजर का बड़ा चांस है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए, चिराग पासवान दलितों का वोट बैंक उनका कुछ छू नहीं सकता है, और ये उन्होंने क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर अड़क कर ये कह दिया कि नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे रहे ना रहे, सरकार रहे ना रहे, या हम गठबंधन रहे ना रहे, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। दूसरा, उन्होंने फिर देखा आपने कि लेटरल एंट्री पर बोला, वक्फ बोर्ड और बाकी मुद्दों पर भी बोलकर बिहार में एक बड़ा वोट बैंक अपना सधाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका फायदा उनको मिलता है। लेकिन दलितों का ही केवल चेहरा चिराग पासवान नहीं है, बाकी बिहार में सवर्णों का एक बहुत बड़ा रुझान, मैंने तो लाइव एग्जांपल देखा है, कई लोग तो मुझे ही फोन करते थे, क्या करते हैं भी, कि चिराग पासवान के पास मिलवा दीजिए, उनसे जुड़वा दीजिए, उनकी पार्टी में जुड़वा दीजिए, कोई प्रयास कीजिए, किसी को बोल दीजिए। कई बार हुआ ऐसा, और मजबूत लोगों ने कहा है, मजबूत पार्टियों के मजबूत लोगों ने कहा है। तो मैंने देखा है वो रुझान कि सवर्णों का रुझान चिराग के प्रति बना है, खासतौर पे जब वो नीतीश से अलग थे, एनडीए से, तो ज़्यादा बन रहा था। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक स्टेबल कंडीशन में है। मतलब एक वोट एक सवर्णों का मुझे लगता है चिराग के साथ स्टेबल है, हाँ, तो हिलने वाला नहीं है। वो नीतीश को देना नहीं चाहते हैं, और भाजपा जब नीतीश के साथ रहती है तो भाजपा को भी बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो उनका चेहरा चिराग बनते हैं, लेकिन चिराग खुद एनडीए में है, तो दिस सरप्राइज विल नॉट बी वर्किंग वेरी मच। तो दूसरा, नीतीश का वास्तविक विकल्प बिहार में कौन आपको लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर चूंकि राजनीति किए नहीं हैं, बहुत करवाए हैं, किए नहीं हैं, तो अब तक अगर कोई वास्तविक तौर पर नीतीश के खांचे में, नीतीश के जूते में कोई फिट बैठता है ना, तो वो चिराग पासवान ही है। देखिए, तेजस्वी भी बैठ सकते थे, लेकिन तेजस्वी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन पर बैगेज लग जाता है बहुत सारा, पिता के कार्यकाल का, CCC से कॉम्प्रोमाइज़ करने का उन पर धप्पा लगता है। तो चिराग के साथ वो नहीं है। चिराग के पिता ने ऐसा कोई बैगेज नहीं छोड़ा है चिराग के लिए जो उनके खिलाफ यूज हो सके। तो हमेशा समर्थन रहा है नीतीश का, बिल्कुल। हाँ। और मतलब चिराग पासवान वास्तविक तौर पर नीतीश के असल उत्तराधिकारी आपको नजर आते हैं राजनीति में, अगर आप सही नहीं सोचिए तो। पढ़े लिखे हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर, तो ये भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं। उनका एक बड़ा वोट बैंक बिहार में था, इनका भी बड़ा वोट बैंक है बिहार में। ये भी उसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आते हैं, ये भी CCC पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ये भी बहुत हद तक कहिएगा, आप जोड़ घटाव करिएगा तो देखिएगा कि उसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं जो नीतीश कुमार करते थे, उसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं।
वैसे ही लोगों को जोड़ के अपने साथ रखे हुए हैं। तो एक बड़ा दोनों में भले तेजस्वी मतलब भले चिराग नीतीश का बुराई करते रहे हो काफ़ी, लेकिन कंपटिटिवली अगर दोनों को सामने रखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो दे विल बोथ भी एट सेम लेवल। मुझे लगता है एक ही जैसा दोनों में क्वालिटीज़ है कि जैसी दोनों की राजनीति भी है, बहुत जातीय में नहीं पढ़ते हैं, बहुत इधर नहीं करेंगे, लेकिन एक मेंटेन्ड पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो बना के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश के वास्तविक उत्तराधिकारी के तौर पर भी इनका एक चयन है, और आगे चलकर नीतीश के विकल्प के तौर पर भी अपने आप को देखते हैं ये, क्योंकि इनके पिता तो कभी सीएम नहीं बन पाए बिहार के, लेकिन तो वो टीस इनको रही है। हाँ बिल्कुल, इनका वो टीस मुझे लगता है कि पूरा करना चाहेंगे। एक और बात, प्रशांत किशोर की तरह ही कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव पर चिराग भारी रहते हैं। जब चिराग पासवान कुछ मुद्दों पर बोलते हैं, वो दलित हैं, हाथ में देखिएगा इतना सारा हिंदू का अलग अलग मंदिरों का वो पहनते हैं बैंड्स, फिर उनका प्रॉपर प्रैक्टिसिंग सनातनी की तरह वो, कभी आप देखिए वहाँ हाल ही में मैं देख रहा हूँ 2 दिन से लगातार वो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं मुंबई में। हाँ, फिर मैं राखी में भी मैंने देखा, बाकी हिंदू फेस्टिवल्स में नवरात्र में देखता हूँ, और बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे ओकेजन, तिलक लगाना लगातार, ये कहीं ना कहीं उनको भीड़ से अलग कर देता है जी। और पर्सनालिटी भी अपनी ऐसी बना रखी है उन्होंने कि अपने आप को कैरी करते हैं एक सेलिब्रिटी की तरह, तो वो बड़ा एक्साइट करता है बिहार के युवाओं को, तो एक आकर्षण ऑटोमेटिकली उनकी तरफ हो जाता है। देखिए कुछ दिन पहले ही जैसे ही वो आ रहे हैं केंद्र में मंत्री बनने के लिए, शपथ ले रहे हैं, और देश भर की महिलाओं का एक बार एक क्रश बन जाते हैं, खासतौर पर अनमेरिड महिलाओं का इंडियन क्रश, हाँ नेशनल क्रश बन जाते हैं, बताइए। तो वो एक इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान ने वो मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को उस खांचे में ढाला है ताकि वो जबरदस्ती का उन पर कोई आरोप न लग जाए, उनके पिता का नाम लेकर या उनके पार्टी के किसी नेता के नाम पर कोई उनकी पार्टी में कंट्रोवर्सी करता है, नेक्स्ट डे चिराग पासवान ठीक है, सो कोर्स निकालिए इनको बाहर, बाद में बात करेंगे। तो ये जो अब देखिए उसी दिन जमुई में चिराग पासवान को लेकर भद्दी भद्दी गालियाँ तेजस्वी यादव के मंच के नीचे से दे दिया किसी ने, तेजस्वी यादव कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा था कि चिराग पासवान होते तो उसी दिन दुगों को पकड़ के, भले भीड़ में नहीं तय होता कि यही है, लेकिन दुगों को निकाल जरूर देते सांकेतिक तौर पर, ताकि लोगों के बीच मैसेज आए कि चिराग पासवान ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बिहार की राजनीति रिफाइन हो रही है, अब वो अंडर द बेल्ट वाली पॉलिटिक्स नहीं होगी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मतलब भारी पड़ रहे हैं, तेजस्वी भारी पड़ रहे हैं, वोट वाइज नहीं लेकिन पॉलिटिकल जो ऑरा बना रहे हैं वो भारी पड़ रहा है। देखिए 2024 का रिजल्ट भी तेजस्वी चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा हथियार है। 2024 में 5 सीट पर लगातार जीत जाना और इतनी बड़ी मार्जिन से जीतना, ये उनको गेम चेंजर बना देता है। भाजपा ना चाहकर, नीतीश ना चाहकर भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगी। भाजपा और नीतीश कुमार उनको जोड़कर ही देखेगी कि उनके साथ रहेंगे तभी कंफर्टेबली हम जीत रहे हैं, छोड़कर नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज है। फिर 2020 का जो खेल चिराग पासवान ने किया था, इसको भुला नहीं पाएंगे नीतीश कुमार, और मीडिया भी भुला नहीं पाएगी। 2020 में जब वो खेल कर सकते हैं तो वो 24-25 में भी कर सकते हैं। तो ये खेल करवाना बीजेपी नहीं चाहेगी, इस वजह से उनका गेम और स्ट्रांग होता है। एक और बात है, पारस या मांझी से बेहतर चॉइस बीजेपी के लिए वो हुआ है। पारस, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या मलाह या किसी के भी से ज़्यादा उनको इज्जत मिली है। 5 सांसद थे, 5 सांसद इनके पास, केंद्रीय मंत्री का जो पद था पारस के पास वो इनके पास। आज पारस भाजपा के रहमो करम पर है। आज भाजपा के पास चॉइस था कि वो पारस को ही वो सीटें देकर चिराग को बाहर छोड़ सकती थी, लेकिन भाजपा जानती है कि चिराग के पास वोट है। कैलकुलेटेड फैसला था ना, बिल्कुल उन्होंने फैसला लिया और चिराग पासवान को आगे कर दिया। तो दलितों के वोट बैंक में नेचुरल चॉइस और फर्स्ट चॉइस चिराग पासवान ही रहेंगे मोदी के लिए, ये उनकी बड़ी ताकत है। और अंतिम देखिए 40 सीट का दबाव, देखिए ज़्यादा सीट लड़ेंगे तो ज़्यादा सीट जीतेंगे। 40 सीट का दबाव राजू तिवारी ने कर दिया है। 5 × 6 × 12 30 होता है, और 10 मार्क तो राइटिंग का मिलना ही चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ज़्यादा एट पार वोट से जीते हैं 5 सीट, तो कहीं ना कहीं उसका दबाव 35-38 सीटों का है। और मिलता 35 सीट कम से कम वो मानेंगे तो उस आधार पर ज़्यादा लड़ेंगे, तो उस ताकत में होंगे जहाँ से वो गेम चेंज कर सके अपने पिता की तरह। चाबी उनके पास चली आए, 20 सीट भी जीत गए तो खेल हो जाएगा। नीतीश या भाजपा का सीएम वो चिराग तय करेंगे, तो वो समझ रहे हैं वो एक अलग ताकत होगी, रणनीति अलग है, इसीलिए वो गेम चेंजर होंगे। अब मैं मलाह की बात भी कर लेता हूँ, ये भी बिहार के एक युवा नेताओं में से हैं। इनके पास भी सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में है।
तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के कम्युनिटी वोट बैंक से तो थोड़ा मुझे लगता है कि डिबेटेबल है, लेकिन इनके हिसाब से, मुकेश सहनी के हिसाब से, ये 14% बिहार में है। 10 से 14% के बीच में इनका वोट बैंक लोग आंकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि बिहार में अगर पासवान और दलित और रविदास इन सब का वोट बैंक जो है तो वो 8 से 9% के आसपास होता है, तो उससे तो ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा से कहा था कि हम ज़्यादा चाहते हैं आपसे सीट, चिराग पासवान से हमको ज़्यादा चाहिए, इसी चलते बेचारे बाहर भी हो गए। तो इनके पास एक बड़ी ताकत ये है कि बिहार में एक बहुत बड़े वोट बैंक के स्वामी हैं, और उपचुनाव में इन्होंने इस वोट बैंक को दिखाया है, चुनाव में भी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इनको मिलता नजर आ रहा है, ये गेम चेंजर हो सकते हैं। दूसरा, तेजस्वी के समीकरण MY से वो बिहार नहीं जीत पाएंगे, ये तय हो चुका है। तो MY में कुछ जोड़ना होगा, और पिछले चुनाव में MY में M जोड़ा गया, लेकिन फैसले सही ढंग से नहीं लिए गए, और चुनाव भी अलग था लोकसभा का, तो इस वजह से वो बहुत सफल नहीं हो पाया। लेकिन MYM को लेकर आप उतरिएगा जब बिहार में विधानसभा में, तो इट विल बी अ बिग वॉल टू ब्रेक, बहुत बड़ा हो जाएगा वो ताकत, तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा इनको मिलता है। आरक्षण का मुद्दे पर ये तेजस्वी यादव के साथ है। इनका कहना है कि बीजेपी से आरक्षण नहीं मिल पाएगा, बीजेपी आरक्षण के विरोध में है। तो भले भाजपा इनको बुलाना चाहती हो, लेकिन ये आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सड़ जाते हैं, जिसके चलते एक बड़ा वोट बैंक आरक्षण वाला इनके साथ खड़ा हो जाता है। एक और बात, मलाह के बिना राम का नाम भी नहीं तैरा था, तो यहाँ इस बार मलाह नहीं थे, तो डैमेज तो हुए हैं, यहाँ भी हुए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के चुनाव लड़ना चाहते थे भाजपा के साथ, भाजपा ने नहीं बुलाया, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये भी एक बड़ी ताकत इनके पास है। देखिए, चिराग पासवान का प्रॉपर काट है ये, चिराग से इनको बहुत कंपैरिजन रहता है। चिराग पासवान को इतना सीट मिला तो हमको भी चाहिए, हम भी ऐसे ही लड़ेंगे, हम भी वैसे। तो चिराग पासवान को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए मलाह कैन बी अ फैक्टर जिसको यूज़ किया जा सकता है। एक और बात, भाजपा के खिलाफ वाला जो वोट है, जिसको तेजस्वी बिना मेहनत के अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं या कांग्रेस कर लेती है, उस वोट बैंक को ये भी आकर्षित करते हैं। मलाहों का खुद का नुनिया बिन बेलदार बड़ा वोट बैंक मलाह का, उसको भी अपने साथ पास करते हैं, और पिछड़ी जातियों का भी कुछ करते हैं। तो इनके पास भी हथियार है। और देखिए, भाजपा इनको अपने साथ जितना लाने की कोशिश करेगी, चाहे इनके पिताजी की मृत्यु के बाद जो राजनीति हुई थी उसमें, या जो भी हो, भाजपा इनको लेकर जब लगती है लार टपकाने, तो इनका स्टॉक भी हाई होने लगता है, इनकी भी ताकत बढ़ती है ना। देखे ना, भाजपा खोजता है, ऐसे नहीं है, भोकाल टाइट है मेरा। 14 में मोदी जी के लिए प्रचार किए थे ये, और फिर 20 में आपने देखा कि 11 सीट लड़े, 4 जीत के आए थे, भले खेल के साथ कर दिया गया बाद में। तो कहीं ना कहीं देखिए, ताकत तो है मुकेश सहनी की, और उसको आप नेगेट नहीं कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि मुकेश सहनी ने अब तक अपने पत्ते सही नहीं खेले। सलाहकार, थिंक टैंक या पॉलिटिकल रणनीतिबाज जो इनके हैं, उन्होंने बहुत सही रणनीतियाँ इनके लिए नहीं बनाई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट अब तक लेकर आए हैं, एक नई पार्टी 18 में बनती है, और 20 में उसका एक नेता बिहार का मंत्री बन जाता है। आपको लगता है कि क्या यही संभव है? ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है जो मुकेश सहनी ने बिहार में बनाया है। ऐसा बहुत होता नजर नहीं आ रहा है बिहार में कहीं। तो मुझे लगता है ये 4 दिग्गज युवा आगे चल के गेम चेंजर होंगे। देखिए, ये 4 युवा नेता हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही थी। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सनफ मल्लाह के नाम से चर्चित है मुकेश सहनी, और प्रशांत किशोर, जिनकी एक मुहिम बिहार भर में चल रहा है। तो ये गेम चेंजर आने वाले भविष्य में बन सकते हैं। फिलहाल आज के पंचनामा के लिए इतना ही, लेकिन चीरफाड़ लगातार हमारी जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।